सक्सेस ऑन टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज जो हम आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंडक्शन मोटर में ब्रेकिंग। तो यहाँ पर इंडक्शन मोटर में ब्रेकिंग कितने प्रकार की होती है, यहाँ पर हम जो भी डिस्कस करेंगे पूरी इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर दें, जिससे आपको सभी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और अभी तक और यदि आप इन सभी टॉपिक का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसमें टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी है, जहां से आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडक्शन मोटर में ब्रेकिंग की विधियाँ। तो यहाँ पर हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडक्शन मोटर में कितने प्रकार की ब्रेकिंग होती है। तो यहाँ पर मेनली हम इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, ब्रेकिंग क्या होती है, इससे सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो किसी भी इंडक्शन मोटर में किसी भी समय रोकने के लिए ठीक ब्रेकिंग का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जब हम किसी भी इंडक्शन मोटर को चला रहे हों और हमें जब भी आवश्यकता हो उसको हम कहीं भी रोक सकें तो हम क्या प्रयोग करते हैं, ब्रेकिंग का प्रयोग करते हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे तो ब्रेकिंग मेनली दो टाइप की होती है। यहाँ पर एक होती है मैकेनिकल ब्रेकिंग और एक होती है आपकी इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग। तो यहाँ पर हम किसको पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग को। ठीक, क्योंकि यहाँ पर हमारे सिलेबस में इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग इंपॉर्टेंट होता है, मैकेनिकल ब्रेकिंग यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं होती। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मैकेनिकल ब्रेकिंग में हमारे केवल क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। हम ब्रेक की सहायता से, यानी एक मैकेनिकल ब्रेक होते हैं जैसे आपकी गाड़ी वगैरह में होते हैं, उन ब्रेक की सहायता से मोटर को रोकते हैं, तो हमारी मैकेनिकल ब्रेकिंग कहलाती है। लेकिन इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग मैकेनिकल ब्रेकिंग से पूरी तरह अलग होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग। तो इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग क्या होता है, मेनली तीन टाइप की होती है। एक होती है हमारी रीजनरेटिव ब्रेकिंग, एक होती है प्लगिंग और एक हमारी होती है डायनेमिक ब्रेकिंग। ठीक, तो इसके पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हम ब्रेकिंग को देखने से पहले टॉर्क जो इंडक्शन मोटर की यानी थ्री फेज इंडक्शन मोटर की टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक होती है उसको देख लेते हैं, जिससे हमें क्या हो, ब्रेकिंग समझने में आसानी हो। तो हम चलते हैं अपनी टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। यहाँ पर हम ब्रेकिंग को देखने से पहले इंडक्शन मोटर की टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक को देख लेते हैं, जिससे हमें क्या हो, ब्रेकिंग समझने में आसानी हो। क्योंकि आप जब भी ब्रेकिंग देखें तो वहाँ पे आपको बार बार एक टॉपिक आएगा कि हम मोटर को क्या करेंगे, आपके जनरेटिंग मोड, मोटरिंग मोड, अलग अलग मोडों में चलाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मोटरिंग मोड, जनरेटिंग मोड क्या कहलाता है। तो यहाँ पर मैं आपको टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ किसकी, थ्री फेज इंडक्शन मोटर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम किसको लेते हैं, टॉर्क को। ठीक, और यहाँ पर हमारा क्या होता है, इस वाले एक्सेस पे हमारी स्लिप भी होती है और साथ साथ क्या होता है आपका स्पीड भी होती है। ठीक, इस वाले जो हमारे एक्स एक्सेस है वहाँ पर हम स्लिप और स्पीड दोनों को लेते हैं। ठीक, तो आपको एक चीज याद रखना, जब भी आप देखें इसकी टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक तो आपको कुछ इस तरीके से बना मिलेगा। यहाँ पे आपका क्या होता है, NR इक्वल टू 0 होता है, यानी कि रोटर की स्पीड क्या होती है आपकी 0 होती है, स्लिप की वैल्यू क्या होती है आपकी 1 होती है। ठीक, तो यहाँ पे आपकी क्या होती है, स्लिप की वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पर 1 होती है और जो रोटर स्पीड है वो क्या हो जाती है आपकी 0 हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पर हम देखेंगे और यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर हम स्लिप की स्पीड क्या मानते हैं, जो रोटर की स्पीड है वो किसके बराबर हो जाती है आपकी सिंक्रोनस स्पीड के बराबर। और यहाँ पर हम मान लेंगे कि जब रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाएगी तो हमारा स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है, S इक्वल टू NS माइनस NR डिवाइडेड बाई NS। ठीक, अब यहाँ पर NR इक्वल टू क्या है आपका, तो यहाँ पर आपका जो NR है वो NS के बराबर हो गया है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर NR की जगह पर क्या लिख लेंगे, NS। तो ये हो जाएगा NS माइनस NS डिवाइडेड बाय NS। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, NS माइनस NS, तो ये क्या हो जाएगा 0 अपॉन NS। तो यहाँ पे स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक, यानी कि जब हमारी मोटर क्या हो, लगभग सिंक्रोनस स्पीड पे चल रही हो तो उस कंडीशन हम स्लिप को क्या मानेंगे 0। तो यहाँ पर हम स्लिप इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। ठीक, तो अब आप देख सकते हैं कि स्पीड, यानी अगर मैं देखता हूँ कि यहाँ से क्या हो रही है, 0 स्पीड से कहाँ तक जा रही है, सिंक्रोनस स्पीड तक, तो हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड इस डायरेक्शन में बढ़ रही होगी। ठीक, और यदि हम देखेंगे तो स्लिप हमारा क्या हो रहा है 0 से 1 तक आ रही है, यानी हमारी स्लिप क्या हो रही होगी, इस डायरेक्शन में बढ़ रही होगी। ठीक, तो यहाँ पर जरूरी आता है कि हम स्पीड को इस डायरेक्शन में बढ़ाते हैं और स्लिप को मैंने माना इस डायरेक्शन में बढ़ती है। और जो आप देखेंगे यहाँ पर तो क्या होता है, हमारा जो मोटर का जो कैरेक्टरिस्टिक आती है वो कुछ इस तरीके से आती है। यहाँ पर ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपको टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ST मैक्स, यानी क्या कहलाता है हमारा T मैक्सिमम। ठीक, इसको हम T मैक्सिमम बोलते हैं और इसको हम कभी कभी ST मैक्स भी आपको लिखा मिलेगा, यानी कि स्लिप का वो मान जहाँ पर क्या है आपका टॉर्क अधिकतम होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टॉर्क की वैल्यू वो क्या है, सबसे
ज़्यादा है तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, टॉर्क अधिकतम होता है। अब आप एक बार जरूर याद रखिए, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या होता है, थोड़ा सा अगर स्कोर सही होना है तो आपको सीधा एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक। तो ये हमारा क्या कहलाता है यहाँ पर, एस टी मैक्स, यानी कि मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन। तो यहाँ पर आपका जो देखा है, जब स्लिप की वैल्यू क्या होती है 1 से 0 तक होती है, तभी हम क्या करते हैं, मोटर को चलाते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या कहलाता है, आपका मोटरिंग मोड। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपका मोटरिंग मोड, ठीक। जब इस कैरेक्टरिस्टिक को और आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या होता है, जस्ट इसकी उल्टा बनने लगती है, यानी कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपकी इस तरीके से बनने लगेगी। यानी जब क्या हो रही है, हमारी स्लिप 0 से कम हुई, यानी किस में जा रही है, आपकी 0 में, ऋणात्मक में, ठीक। यानी कि हम स्लिप का मान क्या कर रहे हैं, ऋणात्मक की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा कहलाता है, जनरेटिंग मोड। तो हमारा क्या हो जाएगा, जनरेटिंग मोड, ठीक। और जब तक हमारा क्या है, इसके आगे आप देखेंगे तो आपका रोटर रोटेट नहीं हो रहा होता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, आपका ब्रेकिंग जोन या ब्रेकिंग मोड। तो आपको कहीं कहीं इस बुक में जोन में अगर लिखा मिलेगा या कहीं मोड लिखा रहेगा, तो ये दोनों का मतलब एक होता है, मोड या जोन। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ब्रेकिंग जोन या ब्रेकिंग मोड, ठीक। यहाँ पर आपको देखिए कि ये क्या होता है हमारा, जब आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारा क्या हो रहा है, यदि हमारा टॉर्क बढ़ रहा है तो साथ साथ क्या हो रहा है, स्लिप भी बढ़ रही है, ठीक। यानी कि आप देखिए स्लिप हमारी किस डायरेक्शन में बढ़ रही है, इस डायरेक्शन में आपकी स्लिप बढ़ती है, इस डायरेक्शन में आपकी स्पीड बढ़ती है। तो जो हम यहाँ से पहले मान ले तो यहाँ पे कोई मोटर चल रही थी, अब यहाँ पे क्या हो रही है, हमारी मोटर यहाँ पे चल रही है। तो जो हमारा क्या हुआ, यहाँ से पहले टॉर्क क्या था, यहाँ पे था इसके बराबर, अब टॉर्क क्या हुआ, यहाँ पे आया। तो जैसे ही हमारे क्या होता है, टॉर्क का मान बढ़ता है, ठीक। यानी जैसे ही हमारे टॉर्क का मान बढ़ा तो हमारा क्या हुई, स्लिप भी इधर से यहाँ पर इंक्रीज हुई, तो स्लिप तो इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, यानी हमारी क्या हुई, स्लिप भी बढ़ गई। तो मैं मान लेता हूँ ये मोटर यहाँ पे चल रही है, ठीक। तो इस डायरेक्शन में आप देखते हैं जैसे जैसे टॉर्क बढ़ता है स्लिप बढ़ती है, यानी टॉर्क क्या होता है, स्लिप के सीधे समानुपाती होता है। और आप देख रहे हैं कि स्पीड हमारी इस डायरेक्शन में बढ़ती है, लेकिन हमारा जो मोटर है उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है, यानी क्या हो रहा है, स्पीड घट रही होगी। तो स्पीड क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा इस रीजन में, तो यही हमारा क्या कहलाता है, स्टेबल जोन, ठीक। क्योंकि हमारी मोटर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, जैसे उस पर लोड बढ़ा तो उस लोड को वेरी करने के लिए उसकी स्पीड कम हो जानी चाहिए, और जिससे क्या होना चाहिए, टॉर्क को बढ़ना चाहिए। तो आप देखते हैं जैसे हमने यहाँ पर लोड बढ़ाया तो क्या हुआ, अपने आप टॉर्क बढ़ गया और स्पीड भी क्या हुई, अपने आप कम हो गई। इसलिए हमारा क्या कहलाता है, स्टेबल जोन। और इस साइड हम क्या बोलते हैं, इसको अनस्टेबल जोन। हम क्या बोलेंगे, स्टेबल जोन, इसको हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल जोन। यहाँ पर क्या होता है, आपका जो टॉर्क है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप देखिए अगर मैं यहाँ से यहाँ पे आता हूँ, यानी टॉर्क को इंक्रीज करता हूँ, तो मेरी स्लिप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक। सॉरी, स्पीड है ये स्पीड है आपकी, और ये क्या है, स्लिप है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपका जैसी मोटर ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है तो आपका स्पीड क्या डिक्रीज होनी चाहिए थी, तो यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाती है, ठीक। यानी पहले मोटर यहाँ चल रही थी, अब क्या हुआ, टॉर्क बढ़ा तो ऊपर की तरफ गई। यहाँ पे मोटर यहाँ चल रही, टॉर्क बढ़ा तो ऊपर की तरफ, यानी कि टॉर्क की वैल्यू अब यहाँ पे आई, तो आपका क्या हुआ, स्लिप भी बढ़ी और स्पीड घट गई। लेकिन यहाँ पे आप देखिए जैसे यहाँ पे आता है तो क्या होगा, आपका टॉर्क तो बढ़ा, साथ साथ क्या हुई, आपकी स्लिप इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रही है आपको, ठीक। तो यहाँ पे देखिए स्लिप इस साइड बढ़ रही है, किस साइड, स्लिप आपकी इस तरफ बढ़ती, स्लिप और इस तरफ बढ़ रही है, यानी आपकी क्या हुई, स्लिप घट गई और स्पीड क्या हुई, बढ़ गई। तो ये क्या होता है, जब भी आप मोटर पर लोड डालें तो आपकी स्पीड डिक्रीज होना चाहिए और स्लिप को क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो ये क्या होता है, इस वाले जोन में आपका विपरीत होने लगता है। आप इसको जब ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है ये, तो यहाँ पर हमारे लिए जो ब्रेकिंग के लिए मेनली इंपॉर्टेंट होता है, ये हमारा होता है जनरेटिंग जोन। जनरेटिंग जोन में क्या होता है, आपका जो रोटर है ये हम मानते हैं कि आपका सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा चलने लगता है, यानी कि NS माइनस NR डिवाइडेड बाई NS हमारी स्लिप होती है। सॉरी, यहाँ पे हमारा होता है NS माइनस NR डिवाइडेड बाई NS क्या होता है, हमारा स्लिप होता है। लेकिन जब रोटर क्या होता है, आपका सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा जाने लगता है, यानी कि ये वैल्यू है वो बड़ी होने लगेगी। जब हम बड़ी होने लगेगी तो क्या हो जाएगा, हमारा जो माइनस NR मिलेगा हमको, ठीक। क्योंकि इसमें से हम ये घटाएंगे, ये वैल्यू बड़ी हो तो हमको माइनस NR मिलेगा, और NS तो हमारी जो भी स्लिप है वो क्या हो जाएगी, ऋणात्मक होने लगती है, यानी स्लिप का मान क्या होने लगता है, ऋणात्मक होने लगता है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, जनरेटिंग मोड। तो जितने भी हमारी आपकी रीजनरेटिव ब्रेकिंग हो रही है या रीजनरेटिव ब्रेकिंग में हम मेनली इसी का यूज करते हैं, इसका जनरेटिंग मोड का। तो यहाँ पर आपको टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक को भी समझना जरूरी होता है। यहाँ पर क्या होता है, आपका ST मैक्स होता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जब भी हम क्या करते हैं, आपका जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, तो ये क्या होता है, आपके जो ST मैक्स की वैल्यू है ये हमेशा क्या होती है, आपकी फिक्स होती है। और ये किस पे डिपेंड करता है, ST मैक्स कब अधिकतम होता है, जब R2 इक्वल टू क्या हो जाता है, आपका SX2, या किसी किसी बुक में R2 इक्वल टू X2 मिलता है। जब चल रही हो तो SX2, जब नॉर्मल कंडीशन तो R2 इक्वल टू X2 के बराबर हो जाए, ठीक। अब हम देखते हैं यहाँ पर स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर अधिकतम हो जाती है, ठीक। जैसे ही हम क्या करेंगे, यदि मोटर का रेजिस्टेंस को वेरिएशन करते हैं तो क्या होता है, हमारी ST मैक्स कभी नहीं घटता बढ़ता, ठीक। ST मैक्स हमारा स्टेबल रहता है, लेकिन हमारा क्या होता है, ST मैक्स शिफ्ट बस होता है। तो इस तरीके से मिलेगा, यानी मैं मान लो तो ये R1 पे है तो ये कंडीशन आपकी R2 पर होगी, और ऐसे करते करते आप कहाँ तक पहुंच जाएंगे, R3 तक। लेकिन आप इसके आगे जाकर स्लिप को टॉर्क नहीं बढ़ा सकते। इसके बाद आपकी क्या होती है, मोटर ब्रेकिंग जोन में चली जाएगी, हमने इसके बाद रेजिस्टेंस को बढ़ाया,
ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ा तो हमारा क्या होता है, केवल एस टी मैक्स शिफ्ट होता है। ठीक, तो अब हम आपको आई होप आपको एक करेक्ट समझ आई होगी। अब हम चलते हैं अपनी ब्रेकिंग की तरफ। तो पहली ब्रेकिंग हमारी कौन सी है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। अभी हमने क्या किया है, आपकी जो ब्रेकिंग थी उस ब्रेकिंग को देख लिया है, यानी कि ब्रेकिंग के जितने टाइप होते हैं आपके किसी भी इंडक्शन नहीं ब्रेकिंग, यानी हमने पहले क्या देखा इसको, पहले टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक को हम देख चुके हैं। तो अब हम देखते हैं ब्रेकिंग के टाइप को, यानी रीजनरेटिव ब्रेकिंग, प्लगिंग और डायनेमिक ब्रेकिंग। तो यहाँ पर टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग में जनरेटिंग मोड का यूज करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जनरेटिंग मोड में मोटर में एक्चुअल होता क्या है। तो इस पीडीएफ का, यदि जब भी आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो आपको इस पीडीएफ प्रोटेक्टेड मिलेगी। तो मैं उसका आपके पासवर्ड के 3 वर्ड बता देता हूँ। तो पासवर्ड के आपके 3 वर्ड हैं 983। ठीक, 983 आपके क्या हो जाएंगे, पासवर्ड के 3 वर्ड हो जाएंगे। तो इसको जरूर याद रखें। इसके आगे मैं इसके 3 वर्ड और बताऊंगा जिससे आपका पासवर्ड पूरा हो जाएगा और आप क्या करेंगे, आसानी से इस पीडीएफ को खोल पाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले ब्रेकिंग की तरफ, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो आपको पता है इसमें हम मोटर को जनरेटिंग मोड में चलाते हैं। जब मोटर के रोटर को सिंक्रोनस स्पीड से अधिक पर घुमाया जाता है तो इसे सुपर सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। मैंने आपको बताया था अभी कैरेक्टरिस्टिक में जनरेटिंग मोड। आपका जनरेटिंग मोड कहाँ पर था, यहाँ पर जब ऐसे बन रही थी, यानी हमारा स्लिप का मान क्या हो रहा था, आपका माइनस में हो रहा था। तो ये हमारा कौन सा था, जनरेटिंग मोड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जनरेटिंग मोड में आपको बताया था कि जो रोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा पर घूमता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जब आपका रोटर क्या हो, सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा पर घूमने लगे तो ये हमारी क्या कहलाती है, सुपर सिंक्रोनस स्पीड कहलाती है। यानी क्या हो रहा है, जो रोटर है आपका सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा पर है तो आपका क्या कहलाता है, सुपर सिंक्रोनस स्पीड। यानी आपका जो रोटर है आप सुपर सिंक्रोनस स्पीड पर घूमने लगा है। ठीक, तो जब मोटर सुपर सिंक्रोनस स्पीड पर चलती है तो इस स्थिति में जनरेटिंग मोड में होती है। मैंने आपको बताया था कि जब मोटर क्या होगी, सुपर सिंक्रोनस स्पीड पर चलेगी, यानी NS माइनस NR डिवाइडेड बाय NS हमारी स्लिप होती है। लेकिन यहाँ पे NR की वैल्यू ज़्यादा है, यानी ये जो आपका ऋणात्मक पार्ट है ज़्यादा है, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो हमेशा माइनस में आएगा, क्योंकि हम NS में से माइनस को इसको माइनस करेंगे तो हमारी स्लिप का मान अपने आप क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। ठीक, तो इस स्थिति में क्या होता है, सुपर सिंक्रोनस स्पीड पर मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर चलती है और जनरेटिंग मोड में चली जाती है। हमने देखा था जैसे ही आपका स्लिप का मान, इस स्थिति में स्लिप का मान ऋणात्मक होता है तथा स्लिप का मान ऋणात्मक होने से स्टेटर से सप्लाई लेने के स्थान पर रोटर स्टेटर को सप्लाई देने लगता है। ये देखिए होगा क्या कि जब हमारा क्या था, ये नॉर्मल इंडक्शन मोटर, इसका स्टेटर है, इसमें हम क्या करते हैं 3 फेज की सप्लाई को कनेक्ट किया है। और नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, हमारा ये रोटर नॉर्मल स्पीड से घूम रहा है। ठीक, तो ये क्या करता है, यहाँ से फ्लक्स इसको कट करता है और ये क्या करता है, इससे सप्लाई को लेता है। ठीक, लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, इस रोटर को क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा रोटर था इसको हम क्या करेंगे, सुपर सिंक्रोनस स्पीड पर लेके जाएंगे, सुपर सिंक्रोनस स्पीड पे। तो ये क्या करता है, आपका जो स्टेटर में जिस स्पीड से NS स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा था उससे भी ज़्यादा स्पीड से क्या होने लगता है, आपका रोटर घूमने लगता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, इसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म तो बन जाता है, उस मैग्नेटिज्म के कारण ये स्टेटर से सप्लाई लेने के स्थान पर उल्टा स्टेटर को सप्लाई देने लगता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही आपका मोटर क्या होता है जनरेटिंग मोड में जाती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मोटर के इस क्षेत्र को, यहाँ पर जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक में ये एरिया बनता है इसको हम जनरेटिंग मोड बोलते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पर हमारा मोटर जो है वो ऐसा अल्टरनेटर के जैसे वर्क करने लगता है, क्योंकि अब ये क्या करता है, उल्टा स्टेटर को सप्लाई देने लगता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको जनरेटिंग मोड बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग में इस मोटर को जनरेटिंग मोड में लेकर जाते हैं। जनरेटिंग मोड में कैसे लेकर जा सकते हैं, उसको स्पीड को सुपर सिंक्रोनस स्पीड पर ले जाकर। ये तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी मोटर को सुपर सिंक्रोनस स्पीड पर कैसे लेके जाते हैं। ठीक, तो इस स्थिति में रोटर में उपस्थित गतिज विद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने लगती है। इस कारण से रोटर घूमना बंद कर देता है। अब देखिए यदि हम क्या करते हैं कि ये क्या कर रहा है, इस कंडीशन हम करते क्या है मेनली कि हमारा रोटर क्या करता है, सुपर सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा था और यहाँ पे हमने 3 फेज सप्लाई कनेक्ट की थी। ठीक, यदि मैं क्या करूँ, यहाँ से 3 फेज सप्लाई को हटा दूँ। ठीक, यानी मैं क्या कर दिया, अब यहाँ से मैंने इस 3 फेज सप्लाई को हटा दिया, यानी मैं इस 3 फेज सप्लाई को यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ और यहाँ पर उल्टा इससे सप्लाई लेना चालू कर दूँ। ठीक, यानी कि ये जो हमारे रोटर था यहाँ से मैंने 3 फेज सप्लाई को हटा दिया और यहाँ से, और अब क्या कर रहा है, ये रोटर है, ये रोटर अपना सुपर सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है। जब ये सुपर सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है यानी स्टेटर को क्या कर रहा था, सप्लाई दे रहा था। ठीक, जब ये स्टेटर को सप्लाई दे रहा था तो क्या होगा, इसकी जो गतिज ऊर्जा है, क्योंकि इसके पास ऊर्जा कहाँ से आई, एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में रूपांतर हो रहा है, यानी इसकी जो गतिज ऊर्जा था, ये सुपर सिंक्रोनस पे घूम रहा था, ये इसकी गतिज ऊर्जा थी और यहाँ पे हमको मिली थी विद्युत ऊर्जा। ठीक, तो कैसा करें, जनरेटर जैसे वर्क करते हैं, यानी गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही थी। लेकिन यहाँ पर इस स्टेटर में कोई प्राइम मूवर तो था नहीं कि जो इसको गतिज ऊर्जा देती रहे। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये घूमते घूमते अपने आप स्लो हो जाएगा और अगर हम यहाँ से सप्लाई लेते रहे, यानी ये विद्युत है, गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, जल्दी से खत्म होने लगेगी।
ठीक, आपकी गति ऊर्जा जल्दी खत्म होगी। यदि हम इसको अलग प्राइम मूवर सप्लाई देते रहते तो ये गोल गोल घुमा दे रहते, तो घूमता रहता। लेकिन यहाँ पर तो हम इसको घुमा नहीं रहे हैं, ऑटोमेटिक सुपर सिंगुलर स्पीड पर चला गया है और हमने स्टेटर सप्लाई हटा दी। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जो गतिज ऊर्जा थी उसको बहुत जल्दी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा और अपने आप क्या हो जाता है, स्टेटर रुक जाता है। ठीक, तो आप ध्यान से समझिए कि सबसे पहले क्या किया, वो सुपर सिंगुलर स्पीड पर हम लेके गए मोटर को। उसके बाद हमने क्या किया, 3 फेज सप्लाई स्टेटर से हटा दी। अब हमारा क्या होता है, रोटर सुपर सिंगुलर स्पीड पे घूम ही रहा था, क्योंकि रोटर एकदम से बंद नहीं होगा। तो अब जो रोटर की जो गतिज ऊर्जा थी, यानी घूमने के कारण उसमें जो गतिज ऊर्जा स्टोर हुई, ठीक, वो क्या होने लगती है, अपने आप विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होने लगती है और हम विद्युत ऊर्जा स्टेटर से लेने लगते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होने की वजह से इसकी गतिज ऊर्जा खत्म होने लगती है और ये बहुत जल्दी रुक जाता है। तो ये हमारी कौन सी कहलाती है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, हमारी रीजनरेटिव ब्रेकिंग तो हो गई कि स्थिति में रोटर में उपस्थित गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने लगती है, इस कारण से रोटर घूमना बंद कर देता है। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि मोटर तो हमारी क्या हो गई कि सुपर सिंक्रोनस स्पीड पर हमको लेके जाना है, लेकिन यहाँ पर मेन मैटर यही होता है कि हम मोटर को सुपर सिंक्रोनस स्पीड पर लेकर कैसे जाएं, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो इंडक्शन मोटर होती है वो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पर चलती है। तो यहाँ पर मेन मैटर यही होती है कि हम किस तरीके से सुपर सिंक्रोनस स्पीड पर रोटर को लेकर जाएँ। तो आप सभी लोग को एक फॉर्मूला पता होगा, हमारा फॉर्मूला क्या होता है सिंक्रोनस स्पीड का, NS = 120F/P। ठीक, एफ हमारा क्या है यहाँ पर फ्रिक्वेंसी और पी = क्या होता है, नंबर ऑफ पोल। यानी जो हमारी सिंक्रोनस स्पीड है वो किस पर डिपेंड करती है, आपकी फ्रिक्वेंसी पर और नंबर ऑफ पोल पर। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोटर की सिंक्रोनस स्पीड या तो पोल की संख्या पर या फिर रोटर की आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक, यानी हमारी क्या है, जो सिंक्रोनस स्पीड को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, पोल की संख्या को बदलकर या रोटर की आवृत्ति को बदलकर। तो अतः रीजनरेटिव ब्रेकिंग को भी 2 प्रकार से किया जा सकता है। ठीक, एक क्या, पोल की संख्या में परिवर्तन करके, दूसरा आवृत्ति में परिवर्तन करके। तो हम देखते हैं पोल की संख्या में परिवर्तन करके। ठीक, तो पोल की संख्या में परिवर्तन करके हम उस ब्रेकिंग को कैसे कर सकते हैं, चलते हैं। तो देखिए, सिंक्रोनस स्पीड पोल की संख्या के, ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड पोल की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, आपको पता है कि NS = 120F/P होता है, यानी जो आपकी सिंक्रोनस स्पीड और पोल के बीच में व्युत्क्रमानुपाती या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक, अतः हम इस विधि में पोल की संख्या में परिवर्तन करके इसे सुपर सिंक्रोनस स्पीड पर लेकर जाते हैं। ठीक, अब इसको मैं आगे बताऊँ कैसे लेके जाऊँगा। ठीक, तो इसमें हम स्टेटर में इस प्रकार की वाइंडिंग को करते हैं कि जब मोटर में ब्रेकिंग करनी हो तो पोल की संख्या को आसानी से घटाया जा सके और बढ़ाया जा सके। यानी हम क्या कर देते हैं, आपका जो नॉर्मल स्टेटर है, ठीक, ये स्टेटर, इसमें हमने 3 फेज की वाइंडिंग करके रखी है। मान लेते हैं यहाँ पे पहले 4 पोल हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा वाइंडिंग करेंगे जिससे हम वाइंडिंग में पोलों की संख्या को बढ़ाकर 8 पोल या 12 पोल कुछ भी कर सकें। ठीक, तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम उसमें स्टेटर में इस तरीके का अरेंजमेंट करते हैं कि हम अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें पोलों की संख्या को बढ़ाया जा सके। ठीक, अब चलते हैं कि माना कि मोटर में पोलों की संख्या 4 थी तथा आवृत्ति का मान 50 हर्ट्ज है। ठीक, हमने ऐसा एज्यूम कर लिया कि जो हमारी मोटर थी उसमें पोलों की संख्या 4 थी और आवृत्ति का मान कितना था, 50 हर्ट्ज। ठीक, तो आपको पता है कि अगर पोलों की संख्या 4 है तो आवृत्ति 50 हर्ट्ज, जब आप इसकी सिंक्रोनस स्पीड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 1500 RPM। ठीक, तो हमने माना कि मोटर में स्लिप होने के कारण इसको मोटर है 1470 RPM पर रोटेट हो रही थी। ठीक, आपको पता है कि हर इंडक्शन मोटर में स्लिप हो रही है, यानी कि क्या करेगा, इस सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पर रोटेट हो रही होगी, तो अभी किस पर घूम रही है, 1470 RPM पर। ठीक, यदि हम स्टेटर में पोलों की संख्या को घटाकर आधा कर दें, ठीक, यदि हम क्या करें, सिंगुलर स्पीड में पोलों की संख्या को घटाकर आधा कर दें, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा NS = 120F/P होता है आपको। जब हम पोल की संख्या को क्या करेंगे, दोगुना करेंगे तो हमारी सिंक्रोनस स्पीड आधा होगी। तो यहाँ पर इसको आप थोड़ा सा सही कर लें कि यदि स्टेटर में पोलों की संख्या को बढ़ाकर, ठीक, बढ़ाकर क्या कर दें, दोगुना कर दें। ठीक, यदि हम पोलों की संख्या को दोगुना कर देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, सिंक्रोनस स्पीड 750 RPM पर आ जाएगा। ठीक, यानी कि हमारी जो सिंक्रोनस स्पीड है 50 RPM, पहले क्या था आपका, NS = 120 × 50/4 था, तो आपकी कितनी स्पीड आ रही थी, 1500 RPM। अब मैंने क्या किया, पोलों की संख्या को दोगुना कर दिया, वहाँ पर थोड़ा सा गलत टाइप हुआ है तो उसको सही कर ले। तो ये कह रहे हैं पोलों की संख्या को बढ़ाकर 4 की जगह पर 8 कर दिया। ठीक, तो अब आपका क्या हो जाएगा, ये 15 और आपका क्या हो जाएगा, 750 RPM। यानी हमने पोलों की संख्या को दोगुना कर दिया तो हमारी जो सिंक्रोनस स्पीड थी वो 750 RPM पर आ गई। ठीक, लेकिन परंतु अपने रोटर में जड़त्व के कारण, यानी हम देखिए किसी भी चीज़, हमने केवल स्टेटर की सिंक्रोनस स्पीड को चेंज किया है, लेकिन हमारा रोटर तो पहले से चल रही थी, मोटर हमको रोकना है तो मोटर तो लगभग 1470 पर RPM पे घूम रही होगी। अब हमारी जब हमने पोलों की संख्या को बढ़ा दिया तो हमारी सिंक्रोनस स्पीड 750 RPM हो गई,
लेकिन हमारा रोटर जड़त्व के कारण यानी उसमें कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा होगी, जिसके कारण यह 1470 आरपीएम पर रोटेट रहेगा। ठीक, तो इस स्थिति में मोटर की रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से अधिक होगी। आपको पता है कि मोटर में जड़त्व के कारण 1470 या उससे कम पे भी घूमे, लेकिन ये 750 से ज़्यादा ही पर घूमेगा। तो अब देखिए आपका जो रोटर की स्पीड किस पे आ गई, सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा हो गई, यानी हमारा मोटर किस में चली गई अब जनरेटिंग मोड में, और स्लिप का मान क्या हो गया आपका ऋणात्मक। ठीक, तो अब आप यहाँ से अगर स्लिप का मान कैलकुलेट करते हो क्या होगा, 750 माइनस 1400 माइनस 77 भी नहीं है, सप्लाई हटाने से कुछ लेट हो गया, तो 1400 डिवाइडेड बाय 750। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, अब अपने आप जो मोटर है वो किस में चली गई आपकी, ये देखिए 1400 बड़ा, यानी आपका जो भी आंसर आएगा वो ऋणात्मक आएगा, स्लिप ऋणात्मक हो गई। अगर ये आपकी स्लिप ऋणात्मक होती तो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक में बताया है कि आपकी स्लिप ऋणात्मक होती है, क्या होता है, ये जनरेटिंग मोड में चली जाती है आपकी क्या मोटर। ठीक, अब हम देखते हैं कि इस मोटर में रोटर स्टेटर सप्लाई लेने के स्थान पर मैंने बताया कि जैसे आपकी जनरेटिंग मोड में चली जाएगी सप्लाई प्रदान करने लगता है, इस कारण से रोटर में उपस्थित गतिज ऊर्जा इसकी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है और रोटर रुक जाता है। तो ये हमारी रीजनरेटिव ब्रेक करने की एक मेथड कौन सी हो गई, पोल चेंजिंग मेथड। ठीक, अब हम चलते हैं अपनी ट्रीसी मेथड पर, जो इसका कभी कभी ट्रिपल वीवीएफ मेथड या आवृत्ति परिवर्तन मेथड। ठीक, इसको हम वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रिक्वेंसी कंट्रोल विधि बोलते हैं। तो इसको आप जरूर याद रखें, ट्रिपल वीवीएफ मेथड। ठीक, आगे मैं बताऊंगा इसको वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रिक्वेंसी कंट्रोल मेथड क्यों बोलते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है आपको एक बार यूपीपीसीएल में पूछा जा चुका है, तो इसको जरूर याद रखें कि ट्रिपल वीवीएफ का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रिक्वेंसी कंट्रोल विधि या मेथड। ठीक, तो हम देखते हैं कि जिस प्रकार पोल चेंजिंग विधि में मोटर की पोलों की संख्या में परिवर्तन करके इसे हम सुपर सिंक्रोनस स्पीड पर ले जाया जाता है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर आवृत्ति में परिवर्तन करके यह कार्य किया जाता है। जैसे आवृत्ति को घटाया जाता है सिंक्रोनस स्पीड भी घटती है। अब देखिए आपको पता है कि एन एस इक्वल टू 120 F/P होता है। अभी तो हमने पोल को चेंज कर लिया, यदि हम फ्रिक्वेंसी को चेंज करेंगे तब भी हमारी सिंक्रोनस स्पीड चेंज होगी। फ्रिक्वेंसी को घटाएंगे तो सिंक्रोनस स्पीड घटेगी, और फ्रिक्वेंसी को बढ़ाने पर आपकी क्या हो जाएगी, सिंक्रोनस स्पीड बढ़ जाएगी। यानी हम क्या कर सकते हैं, मोटर की सिंक्रोनस स्पीड को फ्रिक्वेंसी से भी वेरी कर सकते हैं। तो हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी दो टाइप से कर पाएंगे, एक तो पोल की संख्या से और फ्रिक्वेंसी की सहायता से। तो अब हम चलते हैं फ्रिक्वेंसी की तरफ। ठीक, तो क्या होता है इस विधि में हम फ्रिक्वेंसी को घटाने के साथ साथ वोल्टेज को भी घटाना होता है। ठीक, क्योंकि किसी भी एक मशीन में वोल्टता तथा आवृत्ति के अनुपात के फ्लक्स घनत्व के सीधे समानुपाती होता है। ठीक, तो ये कहना चाह रहे हैं कि V इक्वल टू क्या होता है आपका V/F। ठीक, ये क्या होता है आपका वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी का रेशो हमेशा, ये V यहाँ पे क्या है आपकी फ्लक्स डेंसिटी। ठीक, तो ये क्या होता है आपका जो V/F रेशो, ये फ्लक्स डेंसिटी के सीधे समानुपाती होता है किसी भी एसी मोटर में। तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, यदि हमें इस लॉसेस को स्थिर रखना है, घटाना बढ़ाना नहीं है, तो हमें इस फ्लक्स डेंसिटी को मेंटेन करना होता है, यानी कि कांस्टेंट बना के रखना पड़ेगा। इस अनुपात को, जैसे मान लो ये 10 है और ये 10 है, तो अभी अनुपात 1 है, तो अगर हम घटा दें तो वोल्टेज को भी 5 आधा करें तो साथ साथ फ्रिक्वेंसी को भी आधा करेंगे तो भी हमारा रेशो 1/1 रहेगा, यानी हमारे लॉसेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। यानी हमें क्या करना है, यदि फ्रिक्वेंसी को चेंज करना है तो साथ साथ वोल्टेज को भी वेरिएशन लाना होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, V/F रेशो कॉन्स्टेंट मेंटेन करके रखना है, जिससे हमारे क्या हो लॉसेस भी कांस्टेंट बने रहें। इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर वोल्टेज के साथ साथ फ्रिक्वेंसी के साथ साथ वोल्टेज को भी वेरिएशन करते हैं। ठीक, तो इस विधि में हमें फ्रिक्वेंसी घटाने के साथ साथ वोल्टेज को भी घटाना होता है, क्योंकि इस मशीन में वोल्टता तथा आवृत्ति का मान फ्लक्स घनत्व के सीधे समानुपाती होता है। यदि इस अनुपात को स्थिर नहीं रखा जाता तो हानियों का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक, इसलिए इसे वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रिक्वेंसी विधि कहते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पर आप क्या है, केवल फ्रिक्वेंसी को चेंज करके सिंक्रोनस स्पीड में इफेक्ट नहीं ला सकते। ठीक, आपको साथ साथ वोल्टेज को भी चेंज करना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रिक्वेंसी विधि। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, अब हम देखिए फिर से वही आ जाएगा कि हमारा क्या है, स्टेटर है और ये रोटर है। रोटर हमारा मान लेते पहले 1500 आरपीएम पे घूम रहा था और ये भी कितना 1400 आरपीएम पे घूम रहा था। हमने फ्रिक्वेंसी को आधा किया, यानी हमने क्या किया, F के मान को Y2 कर दिया, तो हमारा NS भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी NS हमारा कितना हो जाएगा, 750 आरपीएम। ठीक, यदि NS हमारा कितना हो जाएगा आपका 750 आरपीएम, तो लेकिन हमारा रोटर झटते हुए कारण लगभग 1400 आरपीएम के आसपास घूमता रहेगा। तो जो आपकी प्रोसेस किस में हो रही थी, आपकी पोल चेंजिंग मेथड में, वही प्रोसेस किस में होने लगेगी, आपकी इस आवृत्ति परिवर्तन मेथड में। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ जरूर याद रखनी है कि यहाँ पर V/F रेशियो को कांस्टेंट रखना होगा। ठीक, किसके लिए, लॉसेस के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं हम कुछ पॉइंट। ठीक, रोटर को पूर्णतः रोकने के लिए अंत में रोटर में यांत्रिक ब्रेकिंग किया जाता है। यानी हमारा क्या होता है, जब रोटर बहुत ज़्यादा फुल स्पीड पे आता है तो लास्ट हम उसमें एक मैकेनिकल ब्रेक लगाकर इस रोटर को रोक देते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, पूरी तरह से ब्रेकिंग नहीं होती, इसमें लास्ट में मैकेनिकल ब्रेक का प्रयोग करना होता है। ठीक, अगला है या सबसे किफ़ायती विधि होती है। ठीक, जो हमारे ये होती है रीजनरेटिव ब्रेकिंग, सबसे ज़्यादा रिलायबल होती है। ठीक, इसके बाद है इसका प्रयोग केवल स्क्वायर लिंकेज इंडक्शन मोटर में किया जाता है। ठीक,
क्यों हम करते हैं, क्योंकि आगे हमारे पास है डायनेमिक ब्रेकिंग जो इससे बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है, लेकिन हम वहाँ पर डायनेमिक ब्रेकिंग नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पर आपको पासवर्ड के अगले 3 वर्ड बता देता हूँ। हमारे पासवर्ड के अगले 3 वर्ड होंगे, वो हो जाएंगे 620। ठीक, हमारे पहले जो वर्ड थे, पहले 3 वर्ड मैं आपको बता चुका हूँ, हमारे अगले पासवर्ड के 3 वर्ड क्या हो जाएंगे 620। ठीक है, हम चलते हैं अपने किसकी तरफ, डायनेमिक ब्रेकिंग की तरफ। तो यहाँ पर हम देखते हैं डायनेमिक ब्रेकिंग। तो डायनेमिक ब्रेकिंग में क्या होता है, इस विधि में मोटर को जनरेटर की तरह चलाया जाता है। ठीक, जैसा हम कर रहे थे वहीं पे, ठीक सेम टू सेम क्या करते हैं, जनरेटिंग मोड में मोटर को लेके जाएंगे। ठीक, परंतु यहाँ पर इसे सुपर सिंक्रोनस स्पीड पर चलाकर इसे जनरेटिंग मोड में नहीं लेकर जाते। ठीक, यानी हम इसको जनरेटर की जैसे तो चलाते हैं मोटर को, लेकिन इसमें जैसे हम अभी कर रहे थे रीजनरेटिव ब्रेकिंग में, इसको हम जनरेटिंग मोड में लेकर नहीं लेके जाएंगे, एक नॉर्मल इसको अल्टरनेटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं इस विधि में जब मोटर को रोकना होता है तो उसे हम मोटर को सप्लाई से अलग कर देते हैं। ठीक, क्या करेंगे, हम मोटर को सप्लाई से अलग कर देते हैं। ठीक, इस स्थिति में ठीक तथा सप्लाई से अलग कर रहे हैं तथा इसके रोटर को हम डीसी सप्लाई प्रदान कर देते हैं। ठीक, इस स्थिति में यह अल्टरनेटर लगभग, ठीक लगभग अल्टरनेटर मतलब कि ऐसा अल्टरनेटर जिसका प्राइम मूवर ना हो की तरह कार्य करने लगती है। इस स्थिति में रोटर में पैदा हुआ ईएमएफ हम इसके स्टेटर में प्रतिरोध लगाकर खत्म कर देते हैं, इस कारण से मोटर रुक जाती है। चलिए हम समझते हैं इसको डायग्राम के थ्रू, कि मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ये स्टेटर है। ठीक, ये मेरा स्टेटर है, इसके अंदर मेरा क्या हुआ है, ये रोटर रखा हुआ है। ठीक, ये रोटर रखा हुआ और ये भी कौन सा है, स्लिप रिंग रोटर है, इसलिए क्या है यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये यहाँ पे इसके थ्रू एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए है हमने। ठीक, यानी यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टेटर को रेजिस्टेंस को हटाकर डीसी सप्लाई भी दे सकते हैं। ठीक, पहले हम क्या कर रहे थे, इसको 3 फेज की सप्लाई दे रहे थे। ठीक, हमने क्या कर रहे थे, इसको 3 फेज की सप्लाई दे रहे थे। हमने क्या किया, जब हमको ब्रेकिंग करनी थी तो हमने इस 3 फेज की सप्लाई को यहाँ से ब्रेक कर दिया। ठीक, हमने इस 3 फेज की सप्लाई को हटा दिया और यहाँ पर क्या किया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके क्या किया हमने, यहाँ पर इसके 2 पॉइंट को शॉर्ट करके एक माइनस बना लिया और एक क्या बना लिया, प्लस बना लिया, और इसको क्या कर दिया हमने, यहाँ से डीसी सप्लाई से जोड़ दिया। तो अब क्या होगा, हमारा ये स्लिप रिंग रोटर है, हमने 3 फेज सप्लाई हटा ली, लेकिन रोटर में कुछ ना कुछ जड़त्व पाया जाता है, यानी वो अपनी स्थिति में, या मान लेते हैं कि स्पीड में घूम रहा तो एकदम से नहीं रुकेगा, तो ये घूमता रहेगा। हमने इसको डीसी सप्लाई दे दी, तो हमने इसको जब डीसी सप्लाई दी और स्टेटर में क्या करेगा, ये स्टेटर में अगर हम सप्लाई हटा ले, इसमें कंडक्टर रखे होंगे, ये कंडक्टर रखे होने की वजह से क्या होता है, ये ठीक कंडक्टर रखे होंगे तो हमारा क्या करेगा, कंडक्टर को कट करेगा, तो हमारे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके स्टेटर में एक ईएमएफ जनरेट होगा। और यदि हम क्या करते हैं, फिर इसमें जो ईएमएफ निकलता है उसके थ्रू हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस जोड़ के रखते हैं, या रेजिस्टेंस के थ्रू क्या कर लेते हैं, इस ईएमएफ को यहाँ पर खत्म कर देते हैं, यानी कि पूरे ईएमएफ को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब क्या करो था, ये रोटर जो घूम रहा था उसके कारण ईएमएफ बन रहा था, यानी क्या हो रहा था, यहाँ पर भी आपका क्या हो, जो मैकेनिकल एनर्जी थी वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही थी, लेकिन हमने यहाँ पर कोई प्राइम मूवर तो लगाया नहीं है जो इसको हमेशा मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कराते रहे। तो जैसे हम इसको यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को खपत करते हैं, तो और ज़्यादा मैकेनिकल एनर्जी इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के लिए चाहिए होती है, लेकिन इसको ये मिलती नहीं, तो हमारा क्या होता है, अपने यहाँ पर रोटर रुक जाता है, जैसा पर क्या हो रहा था, रीजनरेटिव ब्रेकिंग में हो रहा है। तो वैसे ही हमारा क्या हो जाता है, इस डायनेमिक ब्रेकिंग में होता है। तो डायनेमिक ब्रेकिंग हम करते कुछ नहीं है, जैसे हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग मोटर को सुपर सिंक्रोनस स्पीड पर ले जाकर जनरेटिंग मोड में लेके जा रहे थे, यहाँ पर उस विधि का प्रयोग ना करके सीधे रोटर को डीसी सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। अब आपने यहाँ पर देखा कि रोटर को डीसी सप्लाई से कनेक्ट करना है, यानी हमारे पास कौन सा होना चाहिए, बाउंड रोटर होना चाहिए। यहाँ पर ये सिंक्रोनस स्क्वायरल केज रोटर में ये विधि पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि हम स्क्वायरल केज रोटर में कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते। ठीक, तो यहाँ पर लिखा है कि यह विधि केवल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ही संभव होती है। ठीक है, हम चलते हैं अपने प्लगिंग के मोटर। ठीक, तो इस विधि में जब मोटर को रोकना होता है तो हम इसके स्टेटर के 2 फेजों को आपस में बदल देते हैं। ठीक, इस कारण से मोटर का फेज क्रम परिवर्तन होता है, तो मोटर विपरीत दिशा में घूमने लगती है। आपको सभी लोग को पता होगा कि यदि हम मोटर किन्हीं भी 2 फेज को परिवर्तित कर दें तो उसका क्या होता है, फेज क्रम चेंज होता है, जिसके कारण क्या होता है, मोटर अब जिस दिशा में घूम रही थी उसकी विपरीत दिशा में घूमने लगती है। तो मान लेते हैं कि पहले मोटर क्या कर रही थी, ये आपका क्लॉकवाइज घूम रही थी, जैसे हमने फेज को चेंज किया तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। ठीक, लेकिन यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अगर माइक्रो सेकंड में देखें तो एंटी क्लॉकवाइज में घूमने से पहले मोटर एक बार रुकेगी। ठीक, यानी कि यहाँ से आके यहाँ पे एक बार जैसे मान लेते ऐसे घूम रही थी, तो जब इसको विपरीत करेंगे तो यहाँ पे आके एक बार 0 स्पीड पे आएगी और उसके बाद फिर विपरीत दिशा में जाएगी। ठीक, यदि हम बहुत ज़्यादा माइक्रो सेकंड में देखें तो क्या होगा, पहले ये मोटर ऐसे घूम रही थी, हमने एकदम से चेंज किया तो एकदम से पलटेगी नहीं, यानी एकदम से इसकी डायरेक्शन ऐसे ना होकर क्या होगा, पहले ये 0 स्पीड पे आएगी, उसके बाद क्या होगा, इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक,
तो इस विधि में ठीक तो मोटर की घूमने की दिशा में परिवर्तन होने से पहले या एक बार शून्य स्पीड पर आती है उसी समय सप्लाई को हम क्या कर देते हैं, हटा दिए जाते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिटेक्टर लगा कर रखते हैं जो क्या करते हैं, बताते हैं कि अब मोटर शून्य स्पीड पर आ गई है। और जैसे ही मोटर शून्य स्पीड पर आती है उसी टाइम क्या करते हैं, सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। जिससे क्या होता है, हमारा मोटर जब शून्य स्पीड पे है उसी समय सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गई तो वो क्या होती है, रिवर्स स्पीड में जा नहीं पाती और हमारी मोटर क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो इस वीडियो में क्या होता है, मोटर में कूलिंग का, क्योंकि जैसे हम एकदम से सप्लाई चेंज करते हैं तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट फ्लक्स उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं और मोटर क्या हो सकती है, हीट होने लगती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मोटर में कूलिंग का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्लगिंग मेथड का आजकल बहुत कम यूज किया जाता है। हमारी जो मेनली ब्रेकिंग होती है वो रीजनरेटिव ब्रेकिंग और डायनेमिक ब्रेकिंग का ही प्रयोग किया जाता है और सबसे ज़्यादा किससे किया जाता है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।